हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूँ पार्थ दास और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 2021 के पेपर 1 के कुछ सवालों को एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। इनमें से कुछ सवाल पेपर 1 में आएंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे। पहला सवाल जो है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा और ऑप्शन डी कृष्णा। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे तट पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल पे जाएंगे। यहाँ पे दूसरा सवाल है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी फ्रॉबेल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पर्सिनन। तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रॉबेल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी फ्रॉबेल है। तो जो बाल विहार प्रणाली की स्थापना वर्ष 1817 में जर्मनी के दार्शनिक यानी 1817 में जर्मनी के दार्शनिक फ्रॉबेल ने की थी। इसकी स्थापना फ्रॉबेल ने बच्चों को शिक्षित करने और उनकी क्षमता को अधिकतम विकसित करने हेतु की थी। तो इसका इसलिए सही आंसर है इस प्रकार फ्रॉबेल, ऑप्शन बी। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल है, एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया है क्रॉस रेफरेंस चेक, बी नंबर ऑप्शन में दिया है सर्कुलर रेफरेंस चेक और यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है साइक्लिक रेडुंडेंस चेक, ऑप्शन डी है साइक्लिकल रेडुंडेंसी कोड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी है साइक्लिकल रेडुंडेंसी कोड, CRC का फुल फॉर्म है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। ये सब आप सभी को पता होगा। वो है, अच्छा देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, सी ऑप्शन वीरेंद्र सहवाग, डी ऑप्शन विनोद कांबली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 13 शतक जमाया था और ये टेस्ट क्रिकेट जो हुआ था वो पाकिस्तान के मुल्तान स्टेडियम में हुआ था, जिसमें 309 रन बनाए थे और ये 28 मार्च 2004 को हुआ था। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर का जो सवाल है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था। इसमें ऑप्शन ए है 1957 में, ऑप्शन बी वर्ष 1760 में, ऑप्शन सी वर्ष 1767 में, ऑप्शन डी जो है वर्ष 1770 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1767 में। 1767 में भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया था। तो चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर का, मुगल काल में झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए दिया है सुकड़ा, ऑप्शन बी दिया है कुकड़ा, ऑप्शन सी दिया है आटवी, ऑप्शन डी दिया है अरण्य। इसका जो सही आंसर है दोस्तों तो वो है ऑप्शन बी,
ऑप्शन 20 का सही आंसर है कुकड़ा, यानी मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को कुकड़ा नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम 7वां सवाल देखेंगे। जो 7वां सवाल है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो होता है उसको नापने के संसाधनों को आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस, पेंटासाइड, साधारण नमक आदि का उपयोग करके रासायनिक आर्द्रता मापी बनाए जाते हैं। इस प्रकार इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर का। तो 8 नंबर का अगला सवाल जो है वो है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। यहाँ ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ ये जो सिविल सेवा है ये एक अंग्रेज़ों की देन है। सिविल सेवा भारत में जो व्यवस्था है सिविल सेवा ये अंग्रेज़ों की देन है। तो यहाँ पर एक जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सिविल सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो ये हुआ था 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 9 नंबर का सवाल है। यहाँ पर जो 9 नंबर का सवाल है, किस खेल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था। ऑप्शन ए इटखोरी, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी पलामू। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इटखोरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इटखोरी। तो इटखोरी स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है। वहाँ पे कुछ शिलालेख मिले उससे प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटो नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हुआ था। इस प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे। 10 नंबर का सवाल जो है, तो 10 नंबर सवाल है, रेक्सिट REXIT क्या है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू ऑप्शन ए है रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना, ऑप्शन बी नवीनतम हॉलीवुड मूवी, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर है यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का प्रस्तावित निकाय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी रेक्सिट एक नया शब्द है। इसका प्रयोग मीडिया द्वारा RBI के गवर्नर रघुराम राजन के पदमुक्त होने की घटना के लिए किया गया है। इस प्रकार ये सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 11 नंबर का अगला सवाल देखेंगे कि 11 नंबर का जो सवाल है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है। जो ब्रिक्स एक जो देशीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसमें से 4 जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है। ऑप्शन ए बोत्सवाना, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी बोलीविया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ब्राज़ील। इसका जो सही आंसर है वो ब्राज़ील है। यानी दोस्तों ये जो ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जहां विश्व भर की 43% यानी 43% आबादी रहती है। ब्राज़ील, रूस, भारत,
चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। इसके बाद हम अगला सवाल जानेंगे। तो अगला सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल है इसका 12 नंबर का सवाल देते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए 2006, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2004। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 2005 में। 2005 में आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसको फुल फॉर्म होता है आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 12 नंबर का सवाल है, 13 नंबर का सवाल है कि भारत के किसी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बहुतायत, ऑप्शन बी संचित ह्यूमस, संचित ह्यूमस, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, ऑप्शन डी है फॉस्फेट की बहुतायत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होंगे। लाल मिट्टी के रंग होने का जो मुख्य कारण है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, क्योंकि लाल मिट्टी का जमाव कठारी क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें धातुओं की अधिकता होती है तथा जो ऑक्सीकृत होने के पश्चात लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 14 नंबर का सवाल है शून्यकाल का अर्थ क्या है? यानी शून्यकाल जो होता है लोकसभा में उसका क्या अर्थ होता है? तो हम देखेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें दिया है ऑप्शन ए जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, बी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सी सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, डी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे शून्यकाल का अर्थ कहा जाता है। और ये होता है दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद, जब दोनों सदनों का प्रश्नकाल होता है उसके ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इसी समय कुछ विशेष जो है इम्पॉर्टेंट सवाल है उसको वहाँ पे उठाए जाते हैं। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 15 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिया है ए कोंका दर्रा, बी ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन सी खारदोंग दर्रा, ऑप्शन डी लनक दर्रा। इसका जो सही आंसर है 15 नंबर का सवाल का तो वो है ऑप्शन बी, यानी लिपुलेख दर्रा। तो दोस्तों ये लिपुलेख दर्रा है। तो लिपुलेख दर्रा जो है ये हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो एक विवादित क्षेत्र है जो नेपाल के दार्चुला जिला ब्यास गांव पालिका में है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। यह प्राचीन काल से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा भारत और तिब्बत के बीच आने जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। लिपुलेख दर्रा, इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। तो 16 नंबर का सवाल है भांखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ? भांखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी रावी। तो भांखड़ा बांध जो है
तो वो है, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी सतलुज नदी पर, यानी सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना गया है और यह बांध 261 यानी 261 वर्ग किलोमीटर 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो इस प्रकार ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल 17 नंबर का सवाल है, संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये सब आप सभी को पता है। ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी पाकुड़ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो संथाल परगना है उसका, यानी संथाल परगना जो कमिश्नरी है उसका मुख्यालय है दुमका। क्या होता है उसका मुख्यालय? दुमका जिला, यानी ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। तो संथाल परगना झारखंड की कमिश्नरी है जिसका मुख्यालय दुमका है। इस इकाई में झारखंड के 6 जिला आता है, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ आता है, यानी 6 जिला आता है इसके अंदर में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद हम अगला सवाल में जाएंगे। तो अगला सवाल इसका है, अवमूल्यन का अर्थ है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? यानी ऑप्शन ए घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, ऑप्शन बी चल पूंजी, ऑप्शन सी अन्य देशी की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, ऑप्शन डी घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब भी अपने देश की मुद्रा का मूल्य घट जाता है दूसरे देशों की तुलना में, तब उसे अवमूल्यन कहा जाता है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद हम आगे का सवाल देखेंगे। आगे का सवाल देखेंगे 19 नंबर का सवाल है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इन चारों ऑप्शन में से जो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है तो वह कौन सा है? यानी ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, सी ऑप्शन मिजोरम, डी ऑप्शन जो है अरुणाचल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी सिक्किम। सिक्किम है जहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है। भारत का सबसे कम जनसंख्या राज्य सिक्किम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग सबसे कम है। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। इसका अगला सवाल 20 नंबर का है, निम्न में से कौन सा खेल झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हुआ है? इनमें जो 4 गो ऑप्शन है, ए ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी जो है तीरंदाजी। यानी झारखंड क्षेत्र में झारखंड जनजाति जो है झारखंड में, यानी जो आदिवासी जनजाति उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा खेल लोकप्रिय हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी हॉकी है। हॉकी खेल झारखंड जनजातियों में बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। इसका हम अगला सवाल देखेंगे। 21 नंबर का सवाल है, मूक घाटी यानी साइलेंट वैली, जिसका अर्थ होता है साइलेंट वैली। साइलेंट का अर्थ होता है शांत यानी चुप, गूंगा। मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है, सही आंसर इसका ए यानी केरल। जो मूक घाटी साइलेंट वैली है ये है केरल में। इसका हम अगला सवाल देखेंगे। 22 नंबर का सवाल देखेंगे कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन ए रविशंकर, ऑप्शन बी उदय शंकर, ऑप्शन सी अमजद अली खां, ऑप्शन डी हरिप्रसाद चौरसिया। यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला को विदेशों में लोकप्रिय पॉपुलर किसने बनाया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन
22 नंबर के सवाल के, तो वो है ऑप्शन बी, यानी उदय शंकर ने बनाया। उदय शंकर ने इसे बनाया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेश में उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया। उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी दोस्तों। इसका हम अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल 23 नंबर का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? कौन सा है? तो ए ऑप्शन रामेश्वरम, ऑप्शन बी मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन सी कार निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार द्वीप। इसका जो सही आंसर है 23 नंबर का वो है ऑप्शन डी, यानी ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इसका सही आंसर है। यानी भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इस प्रकार से। इसके बाद हम अगला सवाल पे जाएंगे। अगला सवाल पे जाएंगे 24 नंबर का सवाल है, भारत का रूर यानी भारत का रूर प्रदेश या भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? जो भारत का रूर नदी यानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी दामोदर नदी। दामोदर नदी है, ये झारखंड प्रदेश से बहती है। ये जो है बहुत ही इसका जो पानी बहुत ही कचरा भरा हुआ इसके पानी में, इसलिए से कहा जाता है, और ये बहुत ही प्रदूषित नदी है। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 25 का सवाल है। 25 का सवाल जो है वो है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी पद्मनाभ। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी ऋषभदेव। क्या थे? ऋषभदेव थे, जो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक भी थे। और इसका जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर थे, यानी वो महावीर जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। इस प्रकार इस हो गया। अब इसका हम अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। 26 नंबर का सवाल है, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, वो किसके प्रति जो पर्सनली उत्तरदायी होता है? यहाँ पर दिया ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी जो है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी विधानसभा जो है, ये विधानसभा है, इसके प्रति ये उत्तरदायी होता है। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पे जाएंगे। 27 नंबर का जो सवाल है, कौन सी कोटि यानी BIOS 22 को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, मालवेयर, हाईवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, डी ऑप्शन यूटिलिटी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी फर्मवेयर। क्या है दोस्तों? फर्मवेयर इसका सही उत्तर है। यानी BIOS का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फर्मवेयर का एक प्रकार होता है। इसका सही आंसर सी ऑप्शन है। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 28 नंबर का सवाल, कि समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, कितना प्रतिशत खारापन होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है ए 2.5%, यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है 3%, ऑप्शन सी में दिया है 3.5% और ऑप्शन डी में दिया है 4%, यानी 4%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी 3.5% जो होता है वो नमक होता है। यानी 1 लीटर पानी में 1 किलो पानी में आपको 350 ग्राम यानी नमक मिल जाएंगे। इसके बाद हम आपको देखेंगे अगला
अगला सवाल जो है 29 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ब्याज का भुगतान, और ऑप्शन बी है रक्षा व्यय, ऑप्शन सी उर्वरक सब्सिडी, ऑप्शन डी सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण। तो इसका जो सही आंसर है 29 नंबर का वो है ऑप्शन ए, यानी ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान यानी गैर योजना का यह वह योजना है जिसके तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है और उससे ब्याज का सबसे महत्वपूर्ण आइटम ब्याज का भुगतान होता है। इसका सही आंसर ब्याज का भुगतान। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 30 नंबर का सवाल है, 30 नंबर का सवाल है यहाँ पर कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? यानी यूजीसी है ना, जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन ए मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी सर्जेंट आयोग। इसका जो सही आंसर है दोस्तों तो वो है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। ये जो है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, ये भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। इसका हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर का सवाल जो है, कौन सा पठार भारत का खनिज यानी दिल के देश के रूप में जाना जाता है? कौन सा इनमें से जो पठार है वो भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भांडेर पठार, ऑप्शन बी छोटानागपुर पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी तिब्बती पठार। तो इसका जो सही आंसर है 31 नंबर का वह है ऑप्शन बी, यानी छोटानागपुर पठार। छोटानागपुर पठार जो है यानी भारत का खनिज है, और छोटानागपुर पठार को भारत का खनिज दिल के देश के रूप में माना जाता है। छोटानागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिजों का भंडार गृह भी है यहाँ पर। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 32 नंबर का सवाल है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल्स ओ डायर को गोली से मारा गया। ये किसने मारा था 1940 में? 13 मार्च 1940 को लंदन में जो माइकल डायर है उसको गोली से किसने मारा था? ए नंबर मदन लाल धिंगरा, बी ऑप्शन बी MPT आचार्य ने, ऑप्शन सी BD सावरकर ने, ऑप्शन डी उधम सिंह ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने मारा था। लंदन में 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए गोली मार दी थी। लंदन में जाके गोली मार के आया था, यानी उसके घर में जाके मार के आया था। ये एक बहुत गर्व की बात है भारत के क्रांतिकारी सपूतों के लिए। इसका सही आंसर है उधम सिंह। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। जो अगला सवाल है 33 नंबर का सवाल है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? जो क्रांतिकारी गतिविधि थी भारत में तो उसमें कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी इन चारों में से? ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी गदर, ऑप्शन डी यंग इंडिया। इसका जो सही आंसर है 33 नंबर का क्वेश्चन का तो दोस्तों डी, ऑप्शन डी जो है यंग इंडिया, यानी यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। यंग इंडिया 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने इसको चलाया था। एक साप्ताहिक पत्र था। गांधी जी ने अपनी विशिष्ट विचारधारा का प्रचार करके आयोजित होने वाले आंदोलन में अहिंसा के प्रयोग
संबंधी विचारों को फैलाने तथा भारत को ब्रिटेन से वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने हेतु पाठकों से योजना बनाने और आंदोलन में शामिल होने के आग्रह करने हेतु इस समाचार पत्र का प्रयोग किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी यंग इंडिया। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। जो अगला सवाल है, इसका अगला सवाल देखेंगे 34 नंबर का। जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि जो है, ऑप्शन ए कुनेन, ऑप्शन बी सल्फागुआनिडिन, ऑप्शन सी क्लोरैम्फेनिकोल, ऑप्शन डी एस्प्रिन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी क्लोरैम्फेनिकोल, जो है प्रतिजैविक औषधि है। इसका उपयोग जीवाणु रोगों के उपचार में होता है। क्लोरैम्फेनिकोल का प्रयोग जीवाणु के उपचार में होता है। इसके बाद हमारा सवाल देखेंगे 35 नंबर का जो सवाल है। जो 35 नंबर का सवाल है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? इसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए है हर्बर्ट रिसले, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन डी एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी डब्ल्यू हंटर ने दिया था। ये डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे 35 नंबर का सवाल जो है 36 नंबर का सवाल है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका जो सही आंसर है 36 नंबर का क्वेश्चन का तो वो है ऑप्शन डी यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये जो है इंडियन टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचार द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर डी है। इसके बाद हम अगला सवाल पढ़ेंगे। 37 नंबर का सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना झारखंड में स्थापित अपने स्थान से सम्मिलित नहीं है? भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इधर दाएं तरफ जो है स्थान है। ए नंबर ऑप्शन हिंदुस्तान लिमिटेड घाटशिला इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी धनबाद, सी ऑप्शन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद, ऑप्शन डी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची। इसका जो सही आंसर है रांची लिमिटेड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी इंडियन है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ये धनबाद में नहीं है दोस्तों। तो ये है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर में है। ये भुवनेश्वर उड़ीसा के जो राजधानी है भुवनेश्वर वहाँ पर है। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 38 नंबर का सवाल जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? जो संविधान के तहत जो उपचार मिलता है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो किसके अधिकार में आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद जो है 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट जारी कराया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग जाएंगे अगला सवाल में जो है 39 का नंबर सवाल है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किसान यहाँ पे ऑप्शन ए 1995 से 96, 1998 से 99,
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी 2000 से 2001, ऑप्शन डी 2004 से 2005 के बीच। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी 1998 से 1999 तक की वर्ष में ये क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत ये हुई थी। इसकी शुरुआत किसानों की कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायता क्रियाकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करने के लिए की गई थी। दोस्तों यही सही आंसर बी नंबर का। उसके बाद हम अगला सवाल पे जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। जो संयुक्त राष्ट्र है यानी यूएन, जो यूएन है दोस्तों, यूएन, इसका जो इसका सरकारी भाषा है तो वो क्या है? ऑप्शन ए दिया है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ऑप्शन बी अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन सी अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी। ऑप्शन डी अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश ये सरकारी भाषा है यूएन की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की ये सरकारी भाषा है। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए। तो इसका हम अगला सवाल पे जाएंगे। 41 नंबर का जो सवाल है कि निम्नलिखित किसमें से प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? ऑप्शन ए वयस्क साक्षरता, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौम करना, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। तो मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त में लागू की गई थी, जिसके तहत अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर 3 किलोग्राम गेहूं और चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी 1995 में। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल जो है 42 नंबर का, वो है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग की संगठन का एक अग्रदूत था। यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। ऑप्शन जो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो होगा 42 नंबर का सही जवाब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी भारतीय राष्ट्रीय फौज। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जून 1942 यानी 1942 में क्या किया था? उसने एक के बैंकॉक सम्मेलन में जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इस पर सही आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। जो अगला सवाल है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इनमें से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए नंबर मदन मोहन मालवीय, बी नंबर एनी बेसेंट, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जिसका सही आंसर है डी, यानी बी आर अम्बेडकर। इसका हम अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। 44 नंबर का सवाल जो है, अगला क्वेश्चन है कि मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए उपक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा, ये जो जननी सुरक्षा है योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिवस पर हुआ? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन
ए सुचित्रा कृपलानी और ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी सही इसका, यानी कस्तूरबा गांधी। 11 अप्रैल 2005 को कस्तूरबा गांधी का जन्म दिवस 11 अप्रैल के प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 11 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मातृ दिवस में। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। 45 नंबर का जो सवाल है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड का कौन सा क्षेत्र है? ये आप सभी को पता है ये कौन सा है। तो ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन सी पर्यटन क्षेत्र, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो है ऑप्शन डी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कृषि क्षेत्र। आप सभी को भी पता होगा कि भारतीय जो कृषि व्यवस्था है इसी सर्वाधिक आय होता था हमारा देश भारत को। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। तो 45 नंबर का सही सवाल का ऑप्शन डी। इसके बाद हम देखेंगे 46 नंबर का सवाल है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए पूरी होगी कि इसमें शांतिप्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? ये बात किसने लिखा था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। लॉर्ड कर्जन ने लिखा था कि 1900 से 1905 तक गवर्नर जनरल था, बंगाल का विभाजन, रेलवे बोर्ड गठन 1905 में, फ्रेजर कमीशन आदि कार्य में कर्जन का योगदान रहा है भारत में। अच्छा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे 47 नंबर का सवाल कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, यानी मनोनीत किया जा सकता है? तो इसमें जो है इसका सही आंसर जो इसका जो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी है 9। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 क के तहत, यानी अनुच्छेद 80 के क के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य के क्षेत्र, कला के क्षेत्र, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष एक ज्ञान या अनुभव रखता हो। इस प्रकार के लोगों को वो मनोनीत कर सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। जो अगला सवाल है 48 नंबर का सवाल है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी शाहबाजगरी, ऑप्शन डी धौली, ऑप्शन डी उपयुक्त से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी शाहबाजगरी। शाहबाजगरी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दाना जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी। इसका हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 49 का। जो 49 का सवाल है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। इसका जो सही आंसर है 49 का वो है ऑप्शन ए, यानी हंटर ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर है ना अधिक बल दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 50 नंबर का जो सवाल है इसका वो देखेंगे। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी संस्कृत में लिखा गया था। मुद्रा राक्षस संस्कृत
यानी मुद्राक्षर 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त माना जाता है। तो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन को। 51वां जो क्वेश्चन है वो है, झारखंड क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रवेश का मार्ग सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रशस्त किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। इसका जो सही आंसर है 1 नंबर का वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, यानी शेर शाह सूरी ने झारखंड क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रवेश का मार्ग शेर शाह सूरी ने किया था। ऑप्शन डी सही इसका आंसर है। अब इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। 52वां का सवाल है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी ग्लूकोज जो है ये तुरंत आपको एनर्जी देता है, यानी तुरंत शक्ति प्रदान करता है। आप देखेंगे 53 नंबर का जो सवाल है, 53 नंबर का जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट हैं? ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्लस लैंग्वेज, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी एडा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो सही आंसर जो है वो है, इसका जो सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी एडा। एडा पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडा है, सही ऑप्शन डी है इसका। इसका हम अगला सवाल देखेंगे कि जो अगला सवाल है 54 नंबर में, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें कार्बन नहीं होता है? ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 नंबर का जो सही सवाल का आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 54 नंबर का जो है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डायमंड ग्रेफाइट कोयला ये तीनों में कार्बन होता है, तीनों में कार्बन होता है। अब अगला सवाल पे जाएंगे। 55 नंबर का सवाल है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? कृषि का जो आयकर है इनकम टैक्स, यानी कृषि का, वो किसके द्वारा लगाया जाता है? यानी स्थानीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी राज्य सरकार द्वारा। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, अतः इस पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद हम अगला सवाल पे जाएंगे। 56 नंबर जो सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी? तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण का निकल भागना, ऑप्शन बी 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 56 नंबर का वो ये है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, यानी 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति झा त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद हम अगला सवाल पे देखेंगे। 57 नंबर का जो सवाल है, झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाली रेशेदार फसल कौन सी है? जो जूट है उसके समान उत्पादित होने वाली रेशेदार फसल, तो वो ऑप्शन ए मेस्टा, ऑप्शन बी पटसन, ऑप्शन सी सनई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी मेस्टा। ऑप्शन ए है मेस्टा। तो क्या है, झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाला रेशेदार फसल मेस्टा की है। यह कपास और जूट के बाद एक ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। इसके बाद हम देखेंगे 58 का जो सवाल है, एक दिवाली रॉकेट 50 ग्राम गैस प्रति सेकेंड 400 मीटर प्रति सेकेंड की गति से छोड़ता है, तो रॉकेट पर त्वरण बल क्या होगा? ए नंबर 20 डाइन, बी नंबर ऑप्शन 20 न्यूटन, सी ऑप्शन 22 डाइन, डी ऑप्शन 100 न्यूटन।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 20 न्यूटन। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल 59 का आप सवाल देखेंगे। जो 59 नंबर का सवाल है वो है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? तो ऑप्शन ए दिया है एन.जी. रंगा, ऑप्शन ई दिया है एम.एस. नंबूदरीपाद, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी स्वामी सहजानंद ने की थी। तो वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। जो सही आंसर इसका ऑप्शन सी। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे 60 नंबर का जो सवाल है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ए ऑक्टल, बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी डेसिमल, ऑप्शन डी बाइनरी। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी बाइनरी। कंप्यूटर का डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल 61 नंबर का कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। इसका जो सही आंसर है 61 नंबर का वो है ऑप्शन बी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को माना था महात्मा गांधी ने। सही आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल दोस्तों, तो वो 62 नंबर का जो सवाल है कि किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी क्रिस गेल, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन डी ए.बी.डी. विलियर्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी पुस्तक सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल की आत्मकथा, ये क्रिस गेल की आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका हम अगला सवाल देखेंगे 63 नंबर का सवाल जो है ये है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित? ये कंप्यूटर से संबंधित है ना। जो ए ऑप्शन है MS वर्ड यानी डॉक, बी ऑप्शन MS एक्सेल XLS, सी ऑप्शन MS पॉइंट यानी JPG, डी ऑप्शन यानी MS पॉइंट पावर पॉइंट, तो PPT। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो इसका सही ऑप्शन है डी वाला, ये सुमेलित नहीं है कि MS पावर पॉइंट का फाइल विस्तार PPT होता है। क्या होता है? PPT होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद हम जाएंगे 64 नंबर का जो सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए लोक चुनाव में वोट डालना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक कागज़ों को विकसित करना, ऑप्शन सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही आंसर है, यानी लोक चुनावों में वोट डालना है। लोक चुनाव में वोट डालना भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे 65 नंबर का जो सवाल है अगला सवाल वो है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शन ए दिया है टेसियस, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी टॉलमी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। तो इसका जो 65 नंबर का जो सवाल है का सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। इसके बाद हम अगला सवाल पर जाएंगे 66 नंबर का जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? द्रव्यता अनुपात है। तो देखेंगे कि ऑप्शन ए में पूंजी पर रिटर्न, ऑप्शन बी चालू अनुपात, ऑप्शन सी परिसंपत्ति टर्नओवर, ऑप्शन डी ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। इसका जो सही आंसर है 66 नंबर का वो है ऑप्शन बी, यानी चालू अनुपात।
ई द्रव्यता अनुपात है। तो इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे 66 नंबर का कि प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन डी वरुण सिंह भाटी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया प्रथम ऐसे भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। 35 वर्षीय देवेंद्र झाझरिया ने रियो पैरा ओलंपिक में पुरुषों को जेवलिन F-16 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे जो 68 नंबर का सवाल है। 68 नंबर का जो सवाल है उसको देखेंगे कि यहाँ पे पूछा है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसका जो पहला अध्यक्ष था वो कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 68 नंबर का वो है ऑप्शन बी यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा जो थे इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा हुई थी। सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी जो थे सभा के थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी थे। तो सही आंसर इसका बी। इसका हम अगला सवाल देखेंगे 69 नंबर का जो सवाल है किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो सही आंसर 69 नंबर का तो वो है ऑप्शन डी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। इस व्यवस्था के तहत भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। इसका हम अगला सवाल देखेंगे 70 नंबर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना, ऑप्शन सी भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। इसका जो सही आंसर है 70 नंबर का वो है ऑप्शन ए। क्या है वो? ऑप्शन ए जो है ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर यानी भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान करना। इसके बाद हम अगला सवाल में जाएंगे। 71 नंबर का जो सवाल है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा ली गई वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? ऑप्शन ए बिक्री खाता, ऑप्शन बी निकासी खाता, ऑप्शन सी खरीद खाता, ऑप्शन डी पूंजी खाता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी खरीद खाता। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा ली गई वस्तु मूल्य खरीद खाता में क्रेडिट किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका बाद हम अगला सवाल देखेंगे 72 नंबर का मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट ये मोनोजाइट है ये किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जैकोनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी जो है लौह। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी थोरियम। क्या है? बी। इसके बाद देखेंगे हम अगला सवाल को जो 73 का नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? ए
एस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, डी इंसुलिन। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ये है महिला हार्मोन। इसके बाद देखेंगे 74 नंबर का सवाल कि BCG यानी BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी टिटनिस, ऑप्शन डी कुकुर खांसी। तो 74 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस BCG टीका का प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस रोग के विरुद्ध किया जाता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। इसके बाद देखेंगे हम लोग 75 नंबर के सवाल का देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए नचिकेत मोरे समिति, ऑप्शन बी शांता कुमार समिति, ऑप्शन सी HR खान समिति, ऑप्शन डी नीरज कुमार गुप्ता समिति। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 75 नंबर का वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया कैशलेशन के लिए। इसके बाद देखेंगे हम 76 नंबर का जो सवाल है, क्वेश्चन है कि एक ग्रंथि जिसमें अंतस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं तो वह कौन सा होता है? ए नंबर ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अधिवृक्क। तो इसका जो सही आंसर है 76 नंबर का वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि से अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों हार्मोन का स्राव होता है, इस कारण इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 77 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? जो भारत का संविधान है इसका जो अनुच्छेद 243 है ये किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 77 नंबर का वो है ए। ऑप्शन है ए यानी भारतीय संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 2430 का संबंध पंचायती राज प्रणाली से है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मराठों का उत्कर्ष शिवाजी के समय में हुआ और उन्होंने मुगल सत्ता को दक्षिण में चुनौती दी। इस समय मुगल शासक औरंगजेब था। सर्वप्रथम मुगलों का मराठों से संघर्ष 1665 ईस्वी में हुआ। 1665 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अब देखेंगे इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 79 नंबर का कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य यानी जिसको चाणक्य भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी शासन कला के विरुद्ध के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी विदेश नीति, ऑप्शन डी धन संचय। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो ये अर्थशास्त्र है यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसको चाणक्य का जो कौटिल्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र मूल रूप से शासन कला के सिद्धांत पर अभ्यास है यानी राजनीति से जुड़ा हुआ। ये जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है, लेकिन इसमें प्रश्नोक्त अन्य विषयों की भी चर्चा किया गया है। ऑप्शन सही ऑप्शन इसका बी है। इसके बाद हम जाएंगे अगला क्वेश्चन में 80 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपये मुद्रित हुआ है?
निम्नलिखित किन सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन है ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर है 80 नंबर का वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी के समय भारत का पहला रुपया मुद्रित किया गया। शेरशाह ने 1700 यानी 178 ग्रेन का चांदी रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। इसका देखेंगे हम अगला सवाल 81 का कि राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी ज्योतिरेश्वर, ऑप्शन सी हरिब्रह्म देव। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी चंद्रशेखर। राजनीति रत्नाकर नामक पुस्तक की रचना चंद्रशेखर द्वारा 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में की गई, 14वीं शताब्दी में की गई थी। यह पुस्तक कालावधि से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सार संग्रह है जो मिथिला के कर्नाट वंश के इतिहास और राजनीति पर प्रकाश डालती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे 82 नंबर का जो अगला सवाल है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, किस जोड़ता है? ऑप्शन ए कोट्टापुरम को कोल्लम से, ऑप्शन बी सादियों को धुबरी से, ऑप्शन सी हल्दिया को इलाहाबाद से, ऑप्शन डी हल्दिया को कोलकाता से। इसका सही आंसर है जो 82 नंबर का वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी हल्दिया घाटी को इलाहाबाद से जोड़ता है। इसके बाद देखिए 83 नंबर का जो सवाल है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिल साहित्य, ऑप्शन बी वैदिक साहित्य, ऑप्शन सी उर्दू साहित्य, ऑप्शन डी संस्कृत साहित्य। तो 83 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी तमिल साहित्य को संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 84 नंबर का कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी दूध। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह सामान्यतः खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाते हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी। अब अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर का जो सवाल है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आपेक्षिकता ए ऑप्शन आपेक्षिकता, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन संगणन, ऑप्शन सी संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका जो सही आंसर है 85 नंबर का वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर वो है ऑप्शन डी यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम को परिभाषित करने हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल जो है 86 नंबर का, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? किस अर्थशास्त्री ने वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? ऑप्शन ए डी.आर. गाडगिल, ऑप्शन बी B.K.R.B. राव, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी वाई.बी. अलग। तो 86 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर B.R. यानी B.K.R.B. राव। ये भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास विजेंद्र कस्तूरीरंग वरदराज राव द्वारा 1931 से 32 में किया गया था। इसका सही आंसर बी। अब इसके बाद देखेंगे 87 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए GSLV-F-07, GSLV-F-09, ऑप्शन सी GSLV-F-05, GSLV-F-08। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 87 का वो है ऑप्शन डी यानी
F0808 जो है की थी। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे जो है वो 88 नंबर का सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। राजस्व व्यय का यानी जो राजस्व जो है, टैक्स जो है, उसका जो खर्चा उसका कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन फैक्ट्री रोड का निर्माण, ज़मीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना करना। राजस्व प्राप्त हो सरकार द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स को कहाँ खर्च करता है ना। इसका सही आंसर जो है, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएंगे 88 नंबर के ऑप्शन बी यानी जी ज़मीन की खरीद यानी ऑप्शन बी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के इसमें एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है। सॉरी, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। अच्छा, इसका देखेंगे 89 का जो है 89 नंबर के 89 का नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 दिसंबर। इसका सही आंसर जो है 89 का वो है ऑप्शन बी यानी 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 90 का कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन सी बी 1681, ऑप्शन सी 1394, ऑप्शन डी 1498 में। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी 1498 में वो कालीकट में उतरा था। जो कालीकट है ये केरल राज्य में स्थित है। इसका तो हम अगला सवाल देखेंगे जो 91 का है, काली क्रांति संबंधित है किससे। जो काली क्रांति है वो संबंधित किससे। ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी कोयला उत्पादन, ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन, ऑप्शन डी सरसों उत्पादन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 91 का सही आंसर ऑप्शन सी यानी कच्चा तेल उत्पादन को काली क्रांति से संबंधित है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो है 92 का, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। किसके समकालीन थे। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी वसुमित्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी इसका सही ऑप्शन सी है यानी पुष्यमित्र शुंग के समय के थे ये। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 का जो नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। ए नंबर हार्नबिल, बी नंबर हमिंग बर्ड, सी नंबर गल, डी ऑप्शन कठफोड़वा। तो ये जो भी सबसे छोटा अंडा देता है तो उसका सही आंसर है 93 का ऑप्शन बी यानी बी हमिंग बर्ड। इसके बाद जाएंगे हम 94 के सवाल में। अगला सवाल में, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो इसमें जो सही आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी यानी पश्चिम बंगाल ने ये योजना शुरू की है। रूपश्री योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की है यानी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा के लिए उनके विवाह के यानी शादी के मौके पर प्रत्येक के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा 25,000 की राशि जमा की जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अब अगला सवाल देखेंगे 95 का जो सवाल है। अगला सवाल वो देखेंगे कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी बौद्ध। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी बौद्ध धर्म से ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक में शामिल है सुत्त पिटक,
विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अब अगला सवाल देखेंगे हम 96 का जो सवाल है 96 का जो सवाल है 96 का सवाल जो है यहाँ पर, निम्न में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो जो यहाँ पर स्वतंत्र समाचार पत्र था उसका संस्थापक जो था वो था ऑप्शन डी यानी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू था, इसका सही आंसर हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। तो स्वतंत्र यानी समाचार पत्र के संस्थापक 1919 में मोतीलाल नेहरू थे। यह पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 97 का, कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन? ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 97 का वो है ऑप्शन डी है, यानी सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जानता है। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के कई ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल जो वो है 98 का, कि झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप है। ऑप्शन ए एक सदनात्मक, ऑप्शन बी द्विसदनात्मक, ऑप्शन सी त्रिसदनात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी एक सदनात्मक है। झारखंड राज्य के विधानमंडल का एक सदनात्मक है। भारतीय संविधान में यह उपबंध किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो सही आंसर ए नंबर। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे 99 का जो अगला सवाल है वो है, झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितना है? यानी झारखंड में जो सदस्य जाएंगे राज्यसभा के लिए वो कितने हैं? इसका जो ऑप्शन दिया है ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 99 का वो ऑप्शन ए है, यानी 6 सदस्य जो राज्यसभा में जाते हैं। झारखंड में 6 सदस्य राज्यसभा के लिए हैं। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, जो अंतिम सवाल है इस टेस्ट का 100 नंबर डी, यानी इसका जो है, गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडियल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी VR वीडियो लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन जो दिया यहाँ पे ए, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो डी है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो गूगल इंडिया के सहयोग से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी VR वीडियो 26 अप्रैल 2018 को, यानी 26 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। तो यहीं पे आज का टेस्ट जो है ये समाप्त होती है। तो दोस्तों आप सब खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसे लगी। इसके बाद अगला वीडियो मैं जब भी बनाऊँ ताकि आप तक सबसे पहले पहुँचे।